subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th साइकोलॉजी 12वीं नफ्सियात सवाल नंबर 3 और 4 के इम्कानी सवालात के जवाबात हैं। 20 नंबरात के लिए साइकोलॉजी के कुछ अहम सवालात दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 3 में 50 से 60 अल्फाज में मुख्तसर नोट लिखने के सवालात आते हैं। इसमें से कोई 4 करना है। हर एक के लिए 3 नंबरात होते हैं। ये 12 नंबर का सवाल है। पहला सवाल है, मुनज़्ज़म दरियाफ्त की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, साइंस में किसी भी मुज़ाहिर का मुताला एक तरतीब या सिलसिले से किया जाता है। इस मुनज़ इसे मुनज़्ज़म दरियाफ्त के अमल में पहला है मसले को समझना, दूसरा एक मफरूज़ा क़ायम करना, तीसरा हक़ाइक़ को जमा करना, चौथा हक़ाइक़ का तज्ज़िया करना, पाँचवा एक साइंसी तरमीमात करना और छठा पेशगोई करना। दूसरा सवाल है, ध्यान व तवज्जो यानी माइंडफुलनेस क्या है? इसका जवाब है, माइंडफुलनेस को ध्यान, तवज्जो और हाजिर दिमागी भी कहा जाता है। ये इंसानी बर्ताव का एक बहुत अहम और मुस्बत रवैया है। इसके ज़रिए इंसान हमेशा बेदारी, बाखबरी और आगाही की हालत में होता है। इसमें इंसानी जहन बिल्कुल बेदार और चुस्त रहता है और इसीलिए हाजिर दिमाग शख्स के तमाम काम बर वक्त बासलीक़ा और गलतियों से पाक होते हैं। ध्यान में तवज्जो मरकूज़ करने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हाजिर दिमाग अफराद हाल में जीते हैं, वो माजी की यादों में गुम नहीं रहते हैं और ना ही मुस्तकबिल के अंदेशों से परेशान होते हैं। ये लोग अपने माहौल इर्द गिर्द के हालात को देखते, समझते और इन पर गौर करके ख़ुद को इसके मुताबिक मुवाफ़िक़ बनाकर ख़ुद पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेते हैं। ये अपने जज्बात से कभी भी मग़लूब नहीं होते हैं। इनके तमाम फ़ैसले पूरी गौर व फ़िक्र का नतीजा होते हैं। इस अमल में इंसान 1 अपने जिस्म पर, 2 अपने एहसासात पर, 3 अपने जहन पर और 4 दीगर मुज़ाहिर पर बेहतरीन तरीक़े से काबू और इख्तियार हासिल कर लेता है। ध्यान की एक मशहूर व मारूफ़ मकबूल तकनीक मुराक़बा करना है। तीसरा है, हावर्ड गार्नर के मुतअद्दिद ज़हानती नज़रिए की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, हावर्ड गार्नर ने मुतअद्दिद ज़हानती नज़रिए में बताया है कि ज़हानत की नौ मुख्तलिफ़ ताबे अक़साम है। ये ताबे अक़साम की ज़हानत इंसान को मौरूसी तौर पर हासिल होती हैं। वो अपने माहौल से इन ज़हानतों को हासिल कर लेता है। हावर्ड गार्नर के मुताबिक वो 9 ज़हानतें ये हैं। पहला है लिसानी ज़हानत, दूसरा मुंतक़ी रियाज़ियाती ज़हानत, तीसरा मकानी ज़हानत, चौथा मौसीक़ी ज़हानत, पाँचवा जिस्मानी हरकी ज़हानत, छठा माबैन शख्सी ज़हानत, सातवां बैन शख्सी ज़हानत, आठवां फ़ितरी ज़हानत और नौवां वजूदी ज़हानत। चौथा नुक्ता है, सिंड्रोम। सिंड्रोम किसे कहते हैं? इसका जवाब है, सिंड्रोम असल में बीमारी की अलामतों के मजमूए को कहा जाता है। ये सारी अलामतें एक साथ ही किसी मरीज़ में पैदा हो जाती हैं या नज़र आती हैं। इसमें मरीज़ की जज्बाती कैफियत और बर्ताव वगैरह हो सकते हैं। नफ्सियात में अलामात सिंड्रोम की तारीफ़ को बयान किया जाता है कि किसी अज़ू का तबई वजीफ़े से इन्हिराफ या किरदार में गैर तबई खसूसियात का इजहार होना है, जो किसी आरज़ा या बीमारी की निशानी हो। आम तौर से ये लफ्ज़ बीमारी की अलामत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बीमारी जिस्मानी हो या ज़हनी। पाँचवा है, जिसमें हैजान होने से जज्बात पैदा होते हैं। इन जज्बात की वजह से हमारे बैरूनी जिस्मानी उज़लात में क्या तब्दीलियाँ नज़र आती हैं? इसका जवाब है, बहुत ख़वी जज्बात की वजह से इंसानी जिस्म में बैरूनी तौर पर ये तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। पहला है, आवाज़ तब्दील हो जाती है, लब व लहजा आवाज़ की हजम में तब्दीली हो जाती है। दूसरा, चेहरे के तासुरात में तब्दीली, आंखें फैल जाती हैं। तीसरा, पट्ठों में तनाव और खिंचाव आ जाता है। पांचवा, माथे पर बल पड़ जाते हैं। छठा,
آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، جسم کے ساتھ و جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ابھی دوسرے لیول میں دوسرے گروپ کا پہلا سوال ہے مشاہداتی طریقہ آبزرویشن میتھڈ، یعنی اس میں ہم کل 10 سوالات دیکھیں گے اور چوتھے سوال میں بھی کل آنے والے ہم 10 سوال دیکھیں گے۔ اس کا جواب ہے یہ تحقیقی مواد کو یکجا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں حصہ لینے والے پارٹیسپنٹ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور تحقیق سے متعلق برتاؤ کو نوٹ کر کے بعد میں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جہاں تجرباتی طریقے کو استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے وہاں مشاہداتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ عموماً دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک فطری مشاہدہ، دوسرا منضبط مشاہدہ۔ عام طور پر مشاہداتی طریقے کا استعمال بچوں کے ماہرین نفسیات، معالج ماہرین نفسیات اور سماجی ماہرین نفسیات کرتے ہیں۔ یہ زیادہ سائنسی طریقہ مانا جاتا ہے، اس سے حاصل ہونے والے نتائج زیادہ معتبر مانے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے نشے کی لت یعنی عادی ہونا، ڈرگ ایڈکشن۔ اس کا جواب ہے ایک شخص نشے کا اس قدر استعمال کرے کہ وہ اس کا عادی ہو جائے اور وہ اس کے بغیر رہ نہ پائے، تو اس حالت کو نشے کی لت، نشے کا عادی ہونا کہیں گے۔ قدیم زمانے سے ہی انسان جوش، طاقت، خوشی اور سرور کے لیے مختلف قسم کے نشے کو استعمال کرتا رہا ہے۔ آج شراب کے علاوہ دیگر بہت سے نشاور مادے، افیم، حشیش، گانجا اور ہیروئن جیسی چیزیں نشے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ان تمام نشوں کے نتائج بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو نشے کا عادی ہو جائے وہ نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مثلاً چوری کرتا ہے، بھیک مانگنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا، لوگوں سے قرض لیتا ہے، آخر حد تک جا سکتا ہے یعنی کسی کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ نشے کے عادی شخص میں علامتیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ نشے کی مقدار مسلسل بڑھاتا جاتا ہے اور پھر بھی نشہ نہیں ہوتا، پورا دن نشے میں رہتا ہے، اس کے سماجی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جسم پر اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے ذہنی صحت و تندرستی کی فوری مدد، اس اصطلاح کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے جس طرح ایک جسمانی بیماری میں ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے چند احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں تاکہ مریض کو فوری طور پر کچھ آرام فراہم کیا جائے اور اس کی بیماری کو شدید ہونے سے روکا جا سکے، اسی طرح جب کسی شخص میں ذہنی بیماری کی کچھ علامتیں بالکل واضح طور پر نظر آنے لگیں تو اسے بھی جسمانی بیماری کی طرح فوری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس فوری مدد کی نوعیت اور طریقہ کار میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ذہنی بیماری کی فوری مدد سے اس بیماری کا اندازہ لگانا، بیماری میں اس کی مدد کرنا، اس کی باتوں کو سننا، اس کو بیماری کی صحیح معلومات دینا، مناسب ماہر پیشہ ور سے رجوع کرنے میں مدد کرنا اور اس مریض کو خود اپنی مدد آپ کرنے پر راضی کرنا ہے تاکہ وہ اس بیماری سے کچھ حد تک ابتدائی مرحلے میں محفوظ رہے۔ چوتھا ہے اقلیت کی اہمیت، امپورٹنس آف ریشنالٹی۔ اس کا جواب ہے اقلیت سے مراد ہے حسب منشا اور حالات کے موافق استدلال کرنا، اچھے فیصلے کرنا اور اچھے فیصلہ سازی کرنا ہے۔ ایک باشعور اور عقلمند شخص خوشی کے اصول میں دوسروں کے جذبات، احساسات اور افکار کو مد نظر رکھ کر سوچ کر عمل کرے گا تاکہ اس کی خوشی سے دکھ نہ پہنچے۔ یہ شخص سماجی اقدار اور اخلاقی اصولوں کو پامال بھی نہیں کرے گا۔ اسی بات کو ملحوظ رکھ کر علم نفسیات میں اقلیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ علم نفسیات کا ماننا ہے کہ ایک باعقل اور باشعور شخص ہی نفسیاتی اعتبار سے صحت مند ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کرتا ہے، ملائمت اختیار کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو حتی الامکان پورا کرتا ہے، دوسروں کی آزادی کا لحاظ کرتا ہے، ذاتی مفاد کی بجائے سماجی مفادات کو اولیت اور فوقیت دیتا ہے۔
पांचवा सवाल है, अगर किसी शख्स में अंदाज फ़िक्र, गौर करने, सोचने, एहसासात और बर्ताव में तब्दीली आपको नज़र आ रही है तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब है, किसी शख्स के गौर व फिक्र, सोच, एहसासात और ख़ुसूसन बर्ताव में मुसलसल तब्दीली नज़र आ रही है तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया तो मुस्तक़बिल क़रीब में वो शख्स ज़हनी अमराज में मुब्तला हो सकता है। इसलिए हमें उस पर गौर करना चाहिए कि इसमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के क्या असरात हो सकते हैं, कि इनके हमें दर्ज झैल इक़दाम करने चाहिए। पहला है तशख़ीस करना। सबसे पहले हमें उसकी बीमारी वाकई है या नहीं, इसकी तशख़ीस करना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई इसमें बीमारी की अलामतें नज़र आ रही हैं तो इनको इस मरहले में बढ़ने या शदीद होने से रोका जा सकता है। दूसरा, मुदाखलतकारी। मुदाखलतकारी से मुराद ये है कि मर्ज़ के इब्तदाई मरहले में ही इसमें मुदाखलत करके बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और मरीज़ को किसी तजुर्बाकार, माहिर या काउंसलर की मदद लेना चाहिए। तीसरा है बीमारी दोबारा औद करने पर की जाने वाली एहतियाती तदाबीर। इस मरहले में मुमकिन है कि मुदाखलतकारी की वजह से मरीज़ सेहतमंद हो चुका हो, लेकिन मुमकिन है कि कुछ मुद्दत बाद इसमें पिछली बीमारी की कुछ अलामतें दोबारा पैदा हो जाएं या दोबारा औद कराएं। तो इस सूरत में इस मरीज़ की मुसलसल निगरानी करने से हमें मालूम हो सकता है कि मरीज़ में पिछली बीमारी की अलामतें दोबारा वापस आ रही हैं या नहीं। अगर अलामतें दोबारा पैदा हो रही होंगी तो इनका सद्देबाब और इलाज जारी किया जा सकता है। सवाल नंबर 4 है, मिसालों पर मुबनी सवालात के जवाब दीजिए। कोई 4 8 नंबरात के लिए, अब देखिए 2 नंबरात के हैं और इसके अलावा बड़े सवाल भी आ सकते हैं 4 नंबरात के लिए मुफस्सिल जवाब के। या मिसालों को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। एक लफ्ज़ में आंसर इन वन वर्ड। पहला है, सीमा को लिफ्ट और बंद मकामात से डर लगता है, इसके लिए वो कार में भी सफ़र नहीं कर पाती। सीमा किस नफसियाती बदनज़मी का शिकार है? इसका जवाब है आम तशवीश की बीमारी। दूसरा है, अगर किसी ख़ानदान में बच्चों की तादाद में इजाफ़ा होता है तो बच्चों पर ख़र्च होने वाले पैसों में कमी होती है। बच्चों की तादाद और इन पर ख़र्च होने वाला पैसा, इन दो मुतग़य्यरात में किस किस्म का बाहमी रब्त को रिलेशन है? इसका जवाब है मनफी बाहमी ताल्लुक़। तीसरा है, अली 19 साल का नौजवान है और क्रिकेट टीम का कप्तान है। वो अपने साथियों के दरमियान मकबूल और पसंदीदा है, लेकिन अचानक पिछले महीने से इसने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, बाहर जाना, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। वो थका हुआ और चिड़चिड़ा हो गया है। उसे तवज्जो देने और नींद में भी दुश्वारी है। अली की मदद करने के लिए इसके दोस्त राहुल ने शुरुआत की। राहुल को दोस्त की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? चौथा है, रूनी को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई इसके बारे में बात कर रहा है और कोई इसे मारने का मंसूबा बना रहा है। रोनी किस नफसियाती बदनज़मी का शिकार है? तीसरे का जवाब है, यहाँ हम इन तरीक़ों को देखेंगे जिनके इस्तेमाल से हम किसी की मदद चाहने वाले की दिमागी सेहत के लिए फ़ौरी इमदाद के तौर पर क्या कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि दिमागी मरीज़ का बर्ताव पुरतशद्दुद होता है। वो अपने आप से बात करता रहता है, वो गंदे, गलीज़, फटे कपड़ों में रहता है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि दिमागी मर्ज़ में मुब्तला अक्सर लोग बिल्कुल नॉर्मल नज़र आते हैं। हम इन्हें बिला तशख़ीस पहचान भी नहीं सकते हैं। इनका बर्ताव कुछ हद तक औरों से मुख्तलिफ हो सकता है। जैसा कि अली के बर्ताव में तब्दीली साफ नज़र आ रही है, ये बर्ताव की तब्दीली ख़तरे की अलामत है। इसलिए इस मसले को संगीन बनने से पहले ही उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। अब पहला नुक्ता है इसमें, ये इसे अलगी कहते हैं। पहला नुक्ता है, नुक्ता नज़र किसी बहरान में मदद करें, उनका अंदाज़ा लगाए। दूसरा, बगैर कोई फ़ैसला किए उन्हें सुने। तीसरा, जी, इनकी मदद करे और मालूमात बहम पहुँचाए। ई, मुनासिब पेशा वराना मदद लेने में इनकी हौसला अफजाई करे। ई, ख़ुद की मदद करने और दीगर मददगार हिकमत अमली को अपनाने में हौसला अफजाई करें। पांचवा सवाल है, काम की जगह से घर लौटते वक्त दिनेश को कुछ बदमाशों ने घेर लिया।
उसे बेरहमी से मारा पीटा और उसका सारा सामान छीन लिया। साथ ही उसे और उसके खानदान को मारने की भी धमकी दी। वो पुलिस थाना गया और कंप्लेन भी की, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद दिनेश को खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो गए। वो खौफजदा रहने लगा, वो इंतहाई मायूस रहने लगा। दिनेश तनाव की किस बदनज़मी का में मुब्तला है। छठा है रैयान, एक नौजवान है, वो बहुत बातूनी मिलनसार है। उसे दोस्तों में वक्त गुजारना बहुत पसंद है। वो लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। रैयान किस किस्म की शख्सियत का मालिक है? चौथे का जवाब है रूनी को इंतशार नफ्स की बीमारी है। पांचवा शदीद दबाव की बीमारी है। छठा इंसान दोस्त शख्सियत है। अगला सवाल है नफ्सियाती अमराज की नोयत की वजाहत कीजिए। इसके लिए 4 नंबर है। पहला इसका जवाब है नफ्सियाती अमराज की नोयत को समझाने के लिए मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल कीज़ 2020 का सहारा लिया जाता है। इसके मुताबिक ये एक सिलसिला है जिसके एक सिरे पर सेहतमंदी और दूसरे सिरे पर बीमारी होती है। एक शख्स इन दोनों सिरों के दरमियान अलग अलग मकाम पर मुख्तलिफ औकात में हो सकता है। इस बात की वजाहत के लिए इसको 4 मराहल में तकसीम किया गया है। मरहला एक है, इसमें लोग बिल्कुल सेहतमंद पुरसकून मुतमईन और मुस्बत बर्ताव के होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में मुतमईन और कामयाब होते हैं। मरहला दो, इसमें लोग ना तो बीमार होते हैं और ना ही सेहतमंद होते हैं, यानी वो बिल्कुल गैर जानिबदार या न्यूट्रल होते हैं। कभी खुशी कभी नर्वस होते हैं। इनमें कुछ हद तक इज़्तिराब और थकावट होती है। इस सूरत हाल से हम सब गुज़रते हैं। मरहला तीसरा है, इसमें लोगों में कुछ हद तक नफ्सियाती उलझनें परेशानियाँ और बदनज़मी नज़र आने लगती है। इनमें उदासी डर व खौफ बेचैनी और चिड़चिड़ापन दिखाई देने लगता है। इनका बर्ताव भी कुछ हद तक मनफी हो जाता है। लोगों से दूर दूर रहने लगते हैं और अक्सर नशे की तरफ राग़िब हो जाते हैं। इस मरहले के लोगों में इस्लाह की बहुत गुंजाइश होती है। चौथा मरहला है, इसमें लोगों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नफ्सियाती अमराज नज़र आने लगते हैं। वो ज़हनी जज्बाती और समाजी तौर पर मुस्तरिब होते हैं। इनका बर्ताव बिल्कुल अलग और नापसंदीदा हो जाता है। इस मरहले के लोगों को किसी माहिर नफ्सियात से बाकायदा इलाज की ज़रूरत होती है। दूसरा सवाल है आमोजिश की खसूसियात बयान कीजिए। ये भी 4 नंबरात के लिए आएगा। इसका जवाब है आमोजिश यानी सीखने की मंदरजा झैल खसूसियात हैं। पहला है इसलाह पजीरी। आमोजिश के ज़रिए फ़र्द के अफ़ाल में इसलाह होती है और इसमें मुख्तलिफ़ अफ़ाल बेहतर तरीक़े पर अंजाम देने की सलाहियत पैदा होती है। इसे हम अंग्रेज़ी में मॉडिफाइबिलिटी कहते हैं। दूसरा है मुहर्रिक। आमोजिश के लिए किसी न किसी मुहर्रिक का होना ज़रूरी होता है। जब तक फ़र्द को किसी फ़ेल की अफादियत का एहसास न हो, वो सीखने की तरफ राग़िब नहीं होता है। तीसरा है गायत। आमोजिश के लिए किसी न किसी गर्ज या गायत का होना ज़रूरी है। फ़र्द सिर्फ़ वही अफ़ाल सीखता है जिससे इसकी मकसद बरारी हो। चौथा है मसाइल का हल। चूँकि आमोजिश के ज़रिए मसाइल के हल की तलाश में आसानी हो जाती है, इसलिए अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ़र्द आमोजिश की तरफ राग़िब होता है। पाँचवा है मुताबिक़त यानी एडजस्टमेंट। फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि वो माशरती माहौल से मुताबिक़त पैदा करे और यही वजह है कि इस अमल को आसान बनाने के लिए आमोजिश का सहारा लेना पड़ता है। छठा नुक्ता है बक़ाए इल्म प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। हर फर्द अपने बुज़ुर्गों के इल्म से फ़ायदा हासिल करता है। बुज़ुर्गों के तजुर्बात फ़र्द के लिए मशाल राह का काम करते हैं और इसी तरह जो मौजूदा नस्ल के तजुर्बात और इनके नताइज हैं वो आइंदा नस्लों के लिए मुफीद और कारआमद साबित होंगे। और इसी तरह इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलता है और यही इसकी बक़ा का ज़रिया है। तीसरा है तफक्कुरात। तफक्कुरात एंग्जाइटी एक फ़र्द के रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में खलल अंदाज होते हैं। बताइए इन तफक्कुरात व तशवीश में इजाफ़ा करने वाले दो अवामिल क्या है? इसका जवाब है तफक्कुरात में इजाफ़ा करने वाले यूँ तो बहुत से अवामिल हैं, इनमें ये अवामिल बहुत ही अहम है।
پہلا ہے گہرے صدمے۔ اکثر ہماری زندگی میں صدمات ہوتے ہیں، لیکن کچھ صدمے اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر بہت گہرے پڑتے ہیں، خصوصاً ان میں والدین میں کسی کا انتقال کر جانا، بھی عصمت دری کا ہونا، سی والدین میں طلاق ہو جانا۔ دوسرا ہے خوف و فوبیا۔ خوف کا پیدا ہو جانا، عموماً یہ خوف بے وجہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اثرات بہت زیادہ سنگین اور شدید ہوتے ہیں۔ ان کا علاج تحلیل نفسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تفکرات سے آزادی کے لیے ایک اچھے پیشہ ور سے رجوع کیا جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بر وقت اس بیماری کا علاج کر لیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔